एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हाईलाइट करके पढ़ लिया है और अब हम लोग एमसीक्यू को हल कर रहे हैं। तो क्लास 8 का जो बुक है इसके 5 वीडियोज़ को एमसीक्यू का जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग ये 6वां वीडियोज़ है, तो इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आज हम लोग 51वें नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो पहला इसमें का क्वेश्चन है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का क्या अर्थ है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है विभिन्न स्तरों की अदालतें जो होती हैं वे एक दूसरे से पृथक हैं। दूसरा ऑप्शन है अदालतों के ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी अदालतें एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे देश में जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है इसका क्या अर्थ है? तो हमारे देश में जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है इसका अर्थ होता है कि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि हमारे देश में भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का अर्थ है कि ऊपर की जितनी अदालतें हैं, ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वो अपना कोई भी आदेश देगा तो उसको हाई कोर्ट को मानना होगा, और हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उसको जो निचली अदालतें होती हैं, जिला अदालतें, अधीनस्थ अदालतें, तो इनको माननी होती है। तो हमारे देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का यही अर्थ है कि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और जो निचली अदालतें हैं इनका फैसला सही नहीं है, तो वो उनके विरुद्ध ऊपर की अदालतों में अपील कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो अधीनस्थ न्यायालय होता है तो इनको अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रायल कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है सिविल जज न्यायालय, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनको आप लोग बताइए कि इनको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो जैसे ट्रायल कोर्ट हो गया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सिविल जज न्यायालय। तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनको इन तीनों नामों से ही जाना जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। जो अधीनस्थ अदालतें होती हैं तो इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो आप इन सभी नामों को याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं तो इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दहेज हत्या का मामला किस प्रकार के कानून का उल्लंघन है? जो दहेज हत्या का मामला है यह किस प्रकार के कानून का उल्लंघन है? पहला ऑप्शन है कि फौजदारी कानून का उल्लंघन है, आपराधिक कानून का, दूसरा है फौजदारी, दूसरा दीवानी, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दहेज हत्या का मामला है यह किस प्रकार के कानून का उल्लंघन है? तो ये जो कानून का उल्लंघन है तो यह है आपराधिक, इसको भी माना जाता है और आपराधिक को ही फौजदारी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको देखते हैं बुक में क्या दिया है। देखिए, बुक में दिया है कि दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का उल्लंघन है। अब हम लोग देखते हैं कि आपराधिक जो फौजदारी कानून और दीवानी कानून होते हैं तो इनमें अंतर क्या होता है, किसको फौजदारी कानून कहा जाता है और किसको दीवानी कानून कहा जाता है। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पहले। देखिए, फौजदारी कानून वे होते हैं
ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जो फौजदारी कानून है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनको कि कानून में अपराध माना गया है। जैसे कि चोरी करना, औरतों को दहेज के लिए तंग करना या फिर हत्या। जितनी भी मतलब कि अपराध की श्रेणी वाले जो भी होते हैं तो उनको फौजदारी कानून या फिर आपराधिक कानून कहा जाता है। और जो दीवानी कानून होते हैं तो दीवानी कानून कौन से होते हैं इसको देखते हैं। इनका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या फिर अवहेलना से होता है। जो दीवानी कानून होते हैं तो इनका संबंध होता है कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। जैसे कि ज़मीन की बिक्री हो गई, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जो होते हैं ये दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। और फिर फौजदारी कानून में क्या किया जाता है, अगर कोई फौजदारी कानून का उल्लंघन होता है तो इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको कि एफआईआर कहा जाता है, यह दर्ज कराई जाती है। और इसके बाद फिर पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालतों में केस फाइल करती है। तो जब किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन होता है तो उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और जो दीवानी कानून होते हैं तो दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या फिर किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो इनमें ये अंतर होता है। और फिर अगला है कि अगर जो फौजदारी कानून होता है, फौजदारी कानून में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। जो फौजदारी कानून होता है तो उसमें अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है या फिर उस पर जुर्माना किया जा सकता है। और जो दीवानी कानून होते हैं तो दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो इनमें यही अंतर होता है कि जो फौजदारी कानून होते हैं ये सीधे अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि चोरी, दहेज या फिर ऐसे हत्या। जो भी आपराधिक कानून होते हैं तो ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। और जो दीवानी कानून होते हैं तो इनमें वही कानून आते हैं जो कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के साथ ही साथ इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं बुक का, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था को कब विकसित की। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने जनहित याचिका की व्यवस्था को कब विकसित की थी। तो पहला ऑप्शन है कि 1970 के दशक में, दूसरा है 1980 के दशक में, तीसरा है 1990 के दशक में, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने जनहित याचिका, जिसको कि PIL कहते हैं, तो इसकी व्यवस्था कब विकसित की थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने PIL की व्यवस्था 1980 के दशक में विकसित की थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में, राइट आंसर बी होगा। और जो भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था जो अपनाई गई है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए बुक में दिया है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था को विकसित किया था। यह जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब जो क्लास 8 का NCERT का बुक है पॉलिटी का, उसी से लिए गए हैं। आप लोग चाहते हैं उसको देखना तो आप लोग बुक में जाकर के सब देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किस अदालत में दायर की जा सकती है। जो जनहित याचिका होती है ये किस अदालत में दायर की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जनहित याचिका होती है यह किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जो जनहित याचिका होती है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसको देखिए बुक में क्या दिया है। बुक में दिया है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था को विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो देखिए इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि जो PIL की व्यवस्था है यह कब विकसित की गई थी। तो यह 1980 के दशक में विकसित की गई। और फिर
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक न्याय की व्यवस्था को पहुँच कराना। और फिर न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है केवल वही व्यक्ति याचिका दायर करे, बल्कि उनकी तरफ से यदि कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या फिर संस्था चाहती है तो वह भी जो है वो इन लोगों की तरफ से याचिका दायर कर सकती है। और फिर यह याचिका उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा कब माना? तो जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा कब माना? पहला ऑप्शन है कि दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य के मुकदमे में। दूसरा ऑप्शन है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में। तीसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती के मुकदमे में। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा कब माना? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है और जीवन के अधिकार के अंतर्गत बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि पानी का अधिकार हो गया, खाने का अधिकार हो गया, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये सभी जो अधिकार हैं ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि ओल्गा टेरिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं तो ये समय समय पर जैसी ज़रूरतें आई हैं तो उस तरह से उस ज़रूरतों के अनुसार पर जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने आजीविका के अंतर्गत इन अधिकारों को शामिल करते गया है। तो जो ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा कब माना गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया था। और ये कब माना गया था? तो ये ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देखते हैं कि देखिए बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई है? जो भारत में मिड डे मील की व्यवस्था को अपनाया गया है तो ये किसके फलस्वरूप हुई है? तो पहला ऑप्शन है कि अध्यादेश के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जनहित याचिका के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद से कानून बनाकर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत में मिड डे मील की व्यवस्था हुई है किसके फलस्वरूप हुई है? तो जो भारत में मिड डे मील की व्यवस्था हुई है ये भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए बुक में क्या दिया है। बुक में दिया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन, जिसको कि मिड डे मील कहा जाता है, दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई है तो ये जो व्यवस्था शुरू की गई है ये एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? तो जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन का अधिकार दिया गया है। तो इस जीवन के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार को शामिल किया गया है? अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो आप लोग इसको बताइए कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है तो इसके अंतर्गत और कौन कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि भोजन का अधिकार, दूसरा है पानी का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है जीवन का अधिकार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया है तो इसके अंतर्गत ये सभी अधिकार ही दिए गए हैं। भोजन का अधिकार भी दिया गया है, पानी का अधिकार भी दिया गया है, आजीविका का अधिकार भी दिया गया है और इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया गया है, सूचना का अधिकार भी दिया गया है। जो अनुच्छेद 21 है इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जो कि मतलब अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है तो जीवन जीने का अधिकार केवल ये नहीं होता है कि व्यक्ति बस सांस ले रहा है तो वह जी रहा है, बल्कि जीवन जीने के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं तो उनको भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही माना जाता है। तो इसलिए जो ये सब अधिकार हैं जैसे कि भोजन, पानी, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो इनको जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। ये बुक में अलग अलग जगह पे दिया गया है तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है?
तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 13%, चौथा ऑप्शन है 14.2%, तीसरा ऑप्शन है 15.5%, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है? तो उसके अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या है 14.2%। इसको देखते हैं बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है और उनको हाशियाई समुदाय माना जाता है। जैसा कि हम लोग जब बुक में पढ़ रहे थे तो इसको हाशियाई समुदाय के बारे में हम लोगों ने देखा है कि हाशियाई समुदाय किसे कहा जाता है। हाशियाई समुदाय उन्हें कहा जाता है जो कि जो मुख्य समुदाय होते हैं, मुख्य धारा से वो कटे रहते हैं, जैसे कि उनको मुख्य श्रेणी में नहीं माना जाता है। उनको जो भी जो सरकार की तरफ से योजनाएँ आती हैं तो उनको मुख्य रूप से लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनको ही हाशियाई समुदाय कहा जाता है। तो जो भारत में मुस्लिम समुदाय है इनकी आबादी भी कम है, तो इनको भी भारत में एक हाशियाई समुदाय ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, ये क्वेश्चन है कि राजेंद्र सच्चर समिति का संबंध किससे है? जो राजेंद्र सच्चर समिति है तो इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है कि पारसी समुदाय से, दूसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य से, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बुक में देखिए दिया है, बुक में दिया है कि सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। तो राजेंद्र सच्चर समिति जो है ये इसका किससे संबंध है, तो ये क्यों बनाई गई थी समिति? तो इस समिति का बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेना। और इस रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है कि मुसलमान को क्यों हाशियाईकरण वाला समुदाय माना जाता है, तो इसके बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये जो समिति है ये कब गठित की गई थी, तो इसका गठन 2005 में किया गया था। इसके बारे में देखिए, जो ये रिपोर्ट आई थी राजेंद्र सच्चर समिति का, तो ये रिपोर्ट के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। जो सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। जो सच्चर समिति आई थी तो इसकी रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां प्रचलित थी उसको भी उजागर कर दिया है। तो ये कौन सी गलतफहमियां थी? जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% जो मुसलमानों के बच्चे होते हैं ये मदरसों में जाते हैं। बाकी शेष जो 66% बच्चे होते हैं ये सरकारी स्कूलों में, और 30% जो बच्चे होते हैं ये निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आमतौर पर यह धारणा बनी हुई होती है कि जो मुसलमान होते हैं ये अपने बच्चों को केवल मदरसों में भेजना चाहते हैं। लेकिन जब सच्चर समिति की रिपोर्ट आई तो इन्होंने इस गलतफहमी को उजागर कर दिया और इनके आंकड़ों से पता चला कि केवल 4% बच्चे ही हैं जो 4% मुसलमानों के बच्चे हैं जो कि मदरसों में जाते हैं। बाकी जो 66% बच्चे हैं ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो 30% बच्चे हैं ये निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बन सकते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।